Hey, hello guys, welcome back. Today we are going to start part 3 of the hereditary diseases in men. ठीक है, लास्ट पार्ट है आपका और लेक्चर 6 है. इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3, दे वर रिलेटेड विद द हेरिडिटरी डिजीजेज इन मैन. ओके, तो आज का जो हमारा पार्ट 3 है और आज हम हेरिडिटरी डिजीज़ को कंक्लूड कर लेंगे. आज हमारा ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. और अगर आपको कनेक्ट करना है तो ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, ये चैनल का लिंक है, ये आपका इंस्टाग्राम है. इंस्टाग्राम पे सवाल पूछ सकते हैं आप, मेल आईडी पे आप सवाल पूछ सकते हैं, जहाँ भी आपको कन्वीनियंट लगे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं कनेक्ट करिए, सवाल पूछिए. मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा. ठीक है. तो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं वो आप प्लेलिस्ट में जाके सीक्वेंस से देखें. अगर आप सीक्वेंस से नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको कुछ समझ में ना आए, क्योंकि मैं लेक्चर्स में पिछले लेक्चर का रेफरेंस देता रहता हूँ. ठीक है. तो वो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सीक्वेंस से देखें लेक्चर को. तो असल में भी हमारी 4 प्लेलिस्ट चल रही हैं. एक तो आपका इवोल्यूशन का हो गया, उसमें एक डेवलपमेंटल बायोलॉजी, एक आपका नॉन कोडेड चल रही है, और एक आपका ये जेनेटिक्स वाली चल रही है. ठीक है. तो जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है वो आप सीक्वेंस में पढ़ें. मेरे हिसाब से तो बीच में हो सकता है आपको कुछ चीज़ समझ में ना आए. चलो, तो आज का लेक्चर हमारा जो है उसको अब हम शुरू करने जा रहे हैं. तो इसमें हम देखते हैं सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया, और इसके बाद फिर हीमोफीलिया, और थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में 2 पॉइंट बता दूँ. ठीक है, मतलब अगर कल को आ गया तो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो देखो, नाम में सिकल सेल, तो सिकल सिकल देखा आपने, सिकल, तो सिकल कुछ ऐसा होता है. ठीक है. तो उसकी तरह जो आरबीसी होती है ना, जो इरिथ्रोसाइट्स होती हैं, उसकी शेप आपका सिकल सेल की जैसी, सिकल की जैसी हो जाती है. ठीक है. और फिर उसकी वजह से आपका एबनॉर्मल सेल है तो अनीमिया तो हो गई होगा, तो इसलिए इसका नाम सिकल सेल एनीमिया पड़ा. तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्रोमोसोम नंबर 11 जो है वहाँ पर पॉइंट म्यूटेशन हो रहा है. क्या हो रहा है? पॉइंट म्यूटेशन. देखो कैसे हो रहा है. तो कि जो नॉर्मल हीमोग्लोबिन था, ये आपका म्यूटेशन होकर आपका सिकल सेल हीमोग्लोबिन बन गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है ना, तो उसी में आपका कुछ हो रहा है. तो देखो क्या हो रहा था कि जो डीएनए का स्ट्रैंड था आपका, तो डीएनए की एक स्ट्रैंड थी, उसमें एक कोडिंग थी सीटीसी करके. ठीक है. तो ये आपका ये कोडिंग थी. नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ऐसे हो रहा था, तो इससे कोडिंग होगी तो आरएनए क्या बनेगा, तो सी से आपका क्या बनता है, सी का ऑपोजिट जी, टी का ए, और सी का जी, तो जी ए जी बनता. देन इससे आपकी जो प्रोटीन बनती है, जो पॉलीपेप्टाइड बनती है आपकी, वो बनती है आपकी ग्लूटामीन. ठीक है. तो ग्लूटामिक एसिड आपका वो फॉर्मेशन होता है. तो ग्लूटामिक एसिड बना. तो ग्लूटामिक एसिड जो है ये नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेंज होती है ना हीमोग्लोबिन की. देखो, हीमोग्लोबिन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका फिजियोलॉजी में ब्लड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पूरा. तो हीमोफीलिया भी वहाँ डिटेल में, बट फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो ग्लूटामिक एसिड बनता है. दिस ग्लूटामिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड चेन, एंड इट फॉर्म्स नॉर्मल हीमोग्लोबिन. ठीक है. तो नॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है ना हीमोग्लोबिन में, तो उसमें एक बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, तो वो नॉर्मल बनती है. इसके बनने की वजह से तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है. अब मान लो यहाँ पर आपका हो गया एक पॉइंट म्यूटेशन, सिर्फ एक पॉइंट का म्यूटेशन हुआ कि नॉर्मल डीएनए में सी टी सी था ना, तो मान लो टी की जगह म्यूटेशन हो गया आपका सी ए सी हो गया. ठीक है. तो ये सी ए सी, तो टी की जगह ए आ गया. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन. तो इसकी वजह से जो आरएनए बनेगा आपका, वो जी ए जी की जगह आपका जी ए की जगह यू आ जाएगा, जी यू जी, क्योंकि आरएनए में एडेनिन के अपोजिट यूरासिल होता है. ठीक है. और ये जी यू जी जो है ये कोड करता है आपका वेलिन को. तो जो अमाइनो एसिड यहाँ पर बनेगा, जो पॉलीपेप्टाइड बनेगा, वो वेलिन का यहाँ पे फॉर्मेशन होएगा. तो ये वेलिन जो है, इसकी वजह से आपका एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी, एबनॉर्मल बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन. और फिर इसकी वजह से आपका एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बनेगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन की एक चेन है, तो उस चेन, अगर वही चेन एबनॉर्मल नहीं है तो हीमोग्लोबिन भी एबनॉर्मल बनेगा. तो इसको हम बोलते हैं एच बी एस टाइप. ठीक है. हीमोग्लोबिन सिकल सेल शेप. तो ये आपका हुआ कि बेसिक मैकेनिज्म क्या है. ये मैंने आपको पहले मैकेनिज्म ही बता दिया कि क्या हो रहा है इसमें. ठीक है. तो अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिखवाता हूँ, 2-4 पॉइंट मैं आपको इसमें बताता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा मैकेनिज्म भी लिखाऊंगा, और फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशन बता के क्लिनिकल सिकल सेल एनीमिया को ख़त्म करेंगे. ठीक है. तो लिखेंगे इसमें कि इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़ दैट अफेक्ट्स इरिथ्रोसाइट्स. ठीक है. आरबीसी. आज इनको सारी ठक ठक करनी है. ठीक है. सो इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज दैट अफेक्ट्स इरिथ्रोसाइट्स, बेसिकली आरबीसी, causing
them to become sickle shaped, ठीक है, सिकल शेप बन गई. एंड द इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन, द इफेक्ट ऑफ दिस कंडीशन is due to an abnormality of the hemoglobin molecules found in erythrocytes. ठीक है, तो ये आपका हो गया जो मैंने आपको बताया. ठीक है, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय इसको डिस्कवर किया था आपका जेम्स हैरिक ने इन 1910. ठीक है, और द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिकल सेल एनीमिया इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 11 एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू HbS. ठीक है, ड्यू टू द पॉइंट म्यूटेशन. तो ये पॉइंट भी आप लिख लेना. चलो अब मैं थोड़ा सा मैकेनिज्म लिखा देता हूँ. तो मैकेनिज्म आप वही लिख लो जो मैंने आपको पीछे डायग्राम दिखाई है. ठीक है, बस उसमें ये लिख लो कि व्हेन हीमोग्लोबिन नॉर्मल बिकम्स हीमोग्लोबिन सिकल शेप, तो इसके साथ आपका जो RBC है, यहाँ पे जो RBC होगी आपकी नॉर्मल हीमोग्लोबिन वाली, वो आपकी अच्छी फ्लेक्सिबल होगी, है ना, फ्लेक्सिबल होगी, और नॉर्मल जो बाइकॉनकेव शेप होती है उस टाइप की होगी. एंड इट इज़ एबल टू जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें स्क्वीज़ होकर निकल जाती है, फ्लो कराने में हेल्प करेगी. सो कैन स्क्वीज़ थ्रू दी ब्लड वेसल्स. बट ये वाली जो RBC होगी ये आपकी रिजिड हो जाएगी, है ना, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगी, इनफ्लेक्सिबल, और सिक्कल शेप्ड हो जाएगी, सिक्कल शेप्ड. इसकी वजह से आपका ना तो ये ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे ब्लड फ्लो में, क्योंकि जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें ये आराम से स्क्वीज़ करके नहीं निकल पाएंगे क्योंकि इनफ्लेक्सिबल है. सो ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड फ्लो, तो ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेंगी, है ना. और ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करने की वजह से आपका जो टिश्यूज़ है, टिश्यूज़ गेट्स लोअर ऑक्सीजन, तो कम ऑक्सीजन पहुंचेगी, तो उसकी वजह से आपका हाइपोक्सिया भी होता है इसमें. तो ये सब आपका मैकेनिज्म वही लिखना जो हमने पीछे पढ़ा है. तो देखो ये सिकल सेल एनीमिया में कैसे होता है. तो आप देख रहे हो नॉर्मल सेल शेप है ना, नॉर्मल RBC ऐसी होती है भाई कहोगे. तो इसमें इलास्टिसिटी होती है, तो ये ऐसे देखो स्क्वीज़ करके निकल जाती है ब्लड वेसल से. ठीक है, तो यहाँ से देखो स्क्वीज़ करके निकल जा रही है ना. तो ये वाली देखो सिकल सेल, तो इन्होंने देखो यहाँ से निकलना चाह रही थी, बट यहाँ पे जो है ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, क्योंकि इनकी शेप ऐसी है तो ये स्क्वीज़ करके निकल नहीं पाएंगी, तो यहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देंगी. नॉर्मल वाली तो निकल जाएगी. तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपका देखेंगे ऐसे हुआ, लेकिन जो सिकल शेप्ड है वो आपका ऐसे स्ट्रैंड्स बना देगा. ठीक है, तो ये आपका शेप सिकल शेप हो जाएगी और इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा. एक डायग्राम ये भी देख लो. तो नॉर्मल ब्लड सेल आपकी, है ना, और जो सिकल शेप्ड है वो आपकी यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर रही है, ब्लॉकेज. ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपका जो है ये सिकल सेल एनीमिया में होता है. ठीक है, और अब अगर बात करें इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो देखो सिंपल सी बात है, जो इनकी लाइफ स्पैन होता है बेसिकली, जो इन वाली का लाइफ स्पैन होता है वो लगभग 10 से 20 दिन का होता है. तो जल्दी जल्दी इनकी डेथ होती है. इन वाली का लाइफ स्पैन लगभग 120 दिन का होता है. तो ये लंबा चलती हैं, ये जल्दी जल्दी इनकी डेथ होती है. तो डेथ होने की वजह से सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आएगी अनीमिया, एंड अनीमिया इज बिकॉज ऑफ अर्ली एंड इंक्रीज डेथ ऑफ द RBC. ठीक है, दूसरा आपका इसमें होगा स्वेलिंग हो जाएगी. जो ब्लड ऑब्स्ट्रक्शन ये कॉज कर रही है ना, तो वहाँ पर ब्लड जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से स्वेलिंग होने लग जाएंगी. सो सेकेंड इज पेनफुल स्वेलिंग, पेनफुल स्वेलिंग ऑफ हैंड्स, फीट एट्सेट्रा. और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो. ठीक है, ब्लड फ्लो के ऑब्स्ट्रक्शन से. फिर उसके बाद आपका इन्फेक्शन होंगे बहुत जल्दी जल्दी इसमें, क्योंकि निमोनिया ये जो इस शेप की जो RBC होती हैं आपकी, इस शेप की जो RBC होती हैं आपकी, ये निमोनिया के प्रोन होती हैं. ठीक है, सो इट लीड्स टू फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन सच एज निमोनिया. ठीक है, और जब इस तरह की सेल्स हैं तो प्रॉपर ब्लड नहीं हो पाएगा, तो ग्रोथ भी डिले हो जाएगी आपका, डिलेड ग्रोथ. ठीक है, और रेटिना वगैरह को डैमेज कर देंगी ये, तो विजन में प्रॉब्लम आएगी. सो विजन प्रॉब्लम ड्यू टू डैमेज इन रेटिना. ठीक है, तो ये सब आपकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हुई. और अगर कॉम्प्लिकेशन की बात करो कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इनकी वजह से, तो आप खुद बताओ. जब ब्लड ही सही से नहीं पहुंच पा रहा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो स्ट्रोक होगी. तो इन इंडिविजुअल्स में स्ट्रोक देखने को मिलता है. और उसके अलावा चेस्ट में पेन रहेगा, है ना, हाइपरटेंशन रहेगी, क्योंकि ब्लड तेज़ी से बहना चाह रहा है, क्योंकि उसको ऑक्सीजन पहुंचानी है, बट ये सही से पहुंच नहीं पा रही है, उसकी वजह से. फिर ब्लाइंडनेस हो सकती है रेटिना में.
अल्सर हो सकता है ना, ऑर्गन डैमेज हो सकता है, तो ये सब चीज़ें इसमें आएंगी कॉम्प्लिकेशन में। तो ऑर्गन डैमेज, ठीक है, एक्यूट चेस्ट पेन, ठीक है, हाइपरटेंशन, तो ये सब इसमें आएंगे। तो ये आपका हमने सिकल सेल एनीमिया, ये आपका क्या है, ये एक्स लिंक्ड है ना आपकी। तो एक्स लिंक है तो देखो, जैसे मान लो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो जिस इंडिविजुअल का ऐसे होगा वो उसको हम बोलेंगे नॉर्मल है, ठीक है। और मान लो जिसको आपका नॉर्मल के साथ एक पॉलीपेप्टाइड जो है आपका, वो आपका सिकल, इसको हम बोलेंगे कैरियर, क्योंकि एक है ये, तो हम इसको बोलेंगे सिकल सेल कैरियर या सिर्फ कैरियर बोलेंगे। और मान लो अगर दोनों हीमोग्लोबिन की जो स्ट्रैंड्स हैं उस पर आपका हो गई है, तो इसको हम बोलेंगे सिकल सेल एनीमिया, एंड इट इज़ बेसिकली लीथल होता है। सर्वाइव के चांसेस बहुत कम होते हैं अगर दोनों स्ट्रैंड पे आपका ये हो गया, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दी सिकल सेल एनीमिया। अब मैं थोड़ा सा आपको हीमोफीलिया बता देता हूँ, पूरा डिटेल में नहीं बताऊँगा हीमोफीलिया, क्योंकि हीमोफीलिया आपका हम आगे पढ़ेंगे, बट मैं हीमोफीलिया इतना बता दूंगा कि आपको एग्जाम में अगर आता है तो यहाँ पे कितना लिखना है, ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ। और 2-4 पॉइंट मैं आपके कलर ब्लाइंडनेस के ऊपर भी बता दूंगा, ठीक है। तो हीमोफीलिया लिखेंगे, हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया भी आपका एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय जॉन ओटो ने इसको डिस्कवर किया था, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि कुछ जीन्स जो रेस्पॉन्सिबल है आपके क्लोटिंग फैक्टर्स के फॉर्मेशन के लिए, उनमें डिफेक्ट आ जाता है, ठीक है। सो इट इज़ कॉज्ड ड्यू टू असल में हीमोफीलिया में क्या होता है कि नॉर्मल आपका बॉडी में जो क्लोट बनना होता है वो 1 से 2 मिनट से लेके आपका 7 से 8 मिनट तक नॉर्मल टाइम होता है। बट यहाँ पर ये क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम जब आ जाती है, एनोमली जब हो जाती है, म्यूटेशन वगैरह हो गई, क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट हो गए, बने ही नहीं, तो इसकी वजह से आपका ये आधा घंटे से 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कभी कभी तो ब्लड रुकता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा फॉर्मेशन 3 घंटे तक भी आपका जाता है। तो इस ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ इसमें हो रहा है। सो जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल है इन क्लोटिंग फैक्टर्स को बनाने के लिए, जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल हैं, इन जीन्स में कोई म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से आपका ये नहीं बना पाए, और ये क्लोटिंग फैक्टर आपका क्लॉट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये क्लोटिंग फैक्टर जो होंगे आपके, जो जीन्स क्लोटिंग फैक्टर बनाएंगे, तो क्लोटिंग फैक्टर आपके क्लोट्स का फॉर्मेशन करेगा, और क्लोट बनने के बाद आपका ब्लड जो है, ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगी, ब्लीडिंग स्टॉप्स। बट इसमें अगर म्यूटेशन हो गया तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ कॉज ड्यू टू जीन म्यूटेशन दैट प्रोवाइड्स इंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग द क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन, ठीक है, क्लोटिंग फैक्टर प्रोटीन दैट इज नीडेड टू फॉर्म ब्लड क्लॉट, ठीक है। तो ऐसा कुछ हो रहा है इसमें, समझ गए हो इतना। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं कहानी को। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो टाइप्स हैं, है ना, 2-3 टाइप्स के हीमोफीलिया बता देता हूँ। सो टाइप्स बेसिकली 3 टाइप के हीमोफीलिया मैं आपको बताता हूँ। एक को बोलते हैं हीमोफीलिया ए, एक को बोलते हैं हीमोफीलिया बी, और एक को बोलते हैं हीमोफीलिया सी, ठीक है। तो ए बी सी आपके 3 हो गए। तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है आपका वो ये होता है, मोस्ट कॉमन हीमोफीलिया इज़ हीमोफीलिया ए, है ना। इसको हम रॉयल डिसऑर्डर भी बोलते हैं। रॉयल डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका ये रॉयल फैमिली में डिटेक्ट हुआ था, जो इंग्लैंड की रॉयल फैमिली है वहाँ पर, ठीक है। तो क्वीन के अंदर ये देखा गया था, इसलिए हम इसको रॉयल डिसऑर्डर बोलते हैं, ओके। तो एक्स लिंक्ड है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, इसमें जो क्लोटिंग फैक्टर है ना हमारे 13 के आसपास, 12-13 क्लोटिंग फैक्टर जो होते हैं, तो उसमें से एक क्लोटिंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है हीमोफीलिया ए के लिए, और वो होता है फैक्टर 8, क्लोटिंग फैक्टर 8। तो ये एब्सेंट होता है ना। और इसको हम बोलते हैं एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन। क्या बोलते हैं इसका नाम, क्या है, एंटी हीमोफीलिया ग्लोब्यूलिन, ठीक है। तो ये इसका नाम है आपका, ठीक है। तो ये इसका नाम है। अब सो इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 8।
तो इसकी वजह से आपका होगा। तो आपको ये नाम याद रखना कि फैक्टर 8 जो है उसकी वजह से हीमोफीलिया ए होता है, ठीक है। एंड इट शोज एब्सोल्यूट लिथैलिटी इन एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो अगर किसी को मान लो दोनों पे आ गया, ये है कोई फीमेल है जिसके दोनों जो एक्स क्रोमोजोम है दोनों पे आपका हीमोफिलिक वाला फैक्टर है, एक सेकेंड, हाँ, तो दोनों पे मान लो, ठीक है। तो जैसे इसमें होता है क्या है कि जैसे एक्स एक्स है, ठीक है, तो एक्स एक्स का मतलब ये नॉर्मल है, दिस इज़ नॉर्मल फीमेल। तो फीमेल में बेसिकली ये देखने को मिल रहा है। और मान लो किसी में ये एक पे एच आ गया और एक नॉर्मल है तो उसको बोलते हैं कैरियर फीमेल, ठीक है। और मान लो किसी के दोनों पे आ गया तो उसको बोलेंगे हम हीमोफिलिक फीमेल, और इसकी डेथ हो जाती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ये सर्वाइव नहीं कर पाती। सो इट इज़ दिस कंडीशन इज़ एब्सोल्यूट लीथल, ठीक है, एब्सोल्युटली लीथल होता है बिकॉज दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन द फीमेल द गर्ल चाइल्ड डाइज इन इट्स एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है भाई। तो ये आपका हो गया। और अगर मान लो ये ऐसे है तो फीमेल जो है उसको हीमोफीलिया नहीं होगा, बट इसके जो बच्चे होंगे, जैसे मान लो फादर है, ऐसे समझो कि एक्स एच एक्स है और एक्स वाई है, दिख रहा है, हाँ। तो एक्स वाई जो है मान लो ये आपका इसके साथ बना है तो ये एक्स एस एच, ये इसके साथ, ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो यहाँ पर जो मेल है, जो बच्चा है, जो इसका लड़का है, तो वो आपका हीमोफिलिक होगा क्योंकि मेल में आपका एक ही एक्स है, एक ही एक्स है, और वही आपका हीमोफिलिक आ गया मदर से, तो ये आपका हीमोफिलिक हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये है। देन आपका हीमोफीलिया बी। तो हीमोफीलिया बी जो होता है ये कम कॉमन है, ये भी आपका एक्स लिंक्ड है, ये भी आपका एक्स लिंक्ड है, ये भी एक्स लिंक्ड है। लेकिन जो हीमोफीलिया सी होता है ये ऑटोजोमल होता है, ठीक है, ऑटोजोमल होता है। तो एक्स लिंक्ड है। और इसमें जो आपका जो फैक्टर है, जो यहाँ पे फैक्टर 8 है ना, क्लोटिंग फैक्टर, तो यहाँ पर क्लोटिंग फैक्टर आपका 9 होता है, जिसका नाम है आपका प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट पीटीसी बोलते हैं इसको। सो दिस इज फैक्टर 9, और इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं, क्रिसमस फैक्टर। तो ये एब्सेंट होता है, तो अगर ये एब्सेंट है तो उसको क्या होगा, हीमोफीलिया बी होगा, ठीक है भाई। तो ये सिंपल है। हीमोफीलिया जो है आपका वो ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, और ये बहुत ही रेयर होता है, बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये होता है आपका फैक्टर 11 की एब्सेंस की वजह से। क्लॉटिंग फैक्टर 11 जो है अगर आपका वो एब्सेंट हो गया तो उसके साथ आपका हीमोफीलिया सी होगा, ठीक है। और इसका 11 वाले का नाम होता है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तो फीमेल की मैंने तीनों कंडीशन बता दी आपकी। अगर मेल की देखनी हो तो ये आपका हीमोफिलिक मेल होगा और ये आपका नॉर्मल मेल होगा ना, तो ये तो आपको पता ही है। चलो, तो ये 3 टाइप के हीमोफीलिया थे। तो हीमोफीलिया में अगर आता तो इतना बता देना बहुत है, ठीक है। तो थोड़ा सा कलर ब्लाइंडनेस के बारे में बता देता हूँ। कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, या इसको हम बोलते हैं डाइक्रोमेटिज्म, डाइक्रोमेटिज्म, unable to distinguish between two different color, ठीक है। So it is also a X-linked recessive disorder, X-linked recessive disorder, ठीक है। It was discovered by Horner, 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 ठीक है। So what is color blindness? It is the inability of an individual to differentiate between some of the fundamental colors. So the inability of an individual to differentiate between some fundamental colors, ठीक है। तो जैसे आप लोगों ने सुना हो, अगर आपके कोई सर्कल में कोई कलर ब्लाइंडनेस हो, तो जैसे रेड कलर में नहीं पता चलता उनको, ग्रीन नहीं चलता है, ब्लू नहीं चलता है, तो उसके बेस पे मैं 2-3 टाइप्स बता देता हूँ आपको। तो एक तो होता है आपका, एक बोलते हैं प्रोटोनेपिया, प्रोटोनेपिया, प्रोटोनेपिया इज रेड कलर ब्लाइंडनेस, रेड कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। एक होता है आपका ड्यूट्रोनेपिया, ड्यूट्रोनोपिया, इट इज़ ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है, ये ग्रीन कलर नहीं बता पाएगा। और एक होता है आपका ट्राइटोनोपिया, ट्राइटोनोपिया, ठीक है। सो दिस इज ब्लू कलर ब्लाइंडनेस, ब्लू कलर ब्लाइंडनेस,
ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। तो होता क्या है कि जैसे एक्स क्रोमोसोम है, तो एक्स क्रोमोसोम पे कुछ जीन्स प्रेजेंट हो गए तो उसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो उसकी वजह से आपका ये सब हो रहा है। तो जैसे प्रोटोनोपिया जो है आपका, प्रोटोनोपिया ये आपका OPN1LW जीन, ये आपका एक्स क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट होता है, इसमें डिफेक्ट हो जाता है। उसमें डिफेक्ट होने की वजह से आपका, इसमें जब डिफेक्ट होगा तो आपका ये प्रोटोनेपिया हो जाएगा, प्रोटोनोपिया हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से जो ड्यूट्रोनोपिया है आपका, इसमें आपका जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो OPN1MW होता है। ये ML ये सब जो नाम है ना आपके, ये इसमें 3 तरह की सेल्स होती हैं, SL और M सेल्स, कौन सेल्स होती हैं। जो रोड्स और कॉन्स होती हैं ना, उसमें जो कॉन्स होती हैं वो भी 3 तरह की होती है। तो उसमें डिफेक्ट के बेस पे हमने इसका नाम दिया है OPN1MW। सो डिफेक्ट इन दिस जीन विल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ड्यूट्रोनोपिया। और इसी तरह से आपका OPN1SW है, ठीक है। तो डिफेक्ट इन दिस जीन विल लीड्स टू दी ट्राइटोनोपिया, ठीक है। तो बस इतना बहुत है, अगर एग्जाम में आता भी है तो इतना लिख देना कि कौन कौन सा कलर ब्लाइंडनेस होता है, किसके जीन में डिफेक्ट की वजह से होता है, और क्या होता है, किसने डिस्कवर किया, और ऑटोसोमल है कि एक्स लिंक्ड है। तो बस ये है, ठीक है। तो ये हेरिडिटरी डिजीज़ वाला पार्ट हमारा ख़त्म हो गया। अब इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं हम, जो भी होगा हमारा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।